हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ। कल हमने पढ़ा था इररिड्यूसिबल एलिमेंट एंड पीआईडी। तो क्या पढ़ा था हमने एसोसिएट्स में कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो यू विच बिलोंग्स टू डी सच दैट ए को हम u इंटू बी के फॉर्म में लिख सके और u क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए d में। तो हम a और b को एसोसिएट्स बोलेंगे। जैसे अगर हम 2 को लिखना चाहें Z5 में तो हम 2 को 3 इंटू 4 लिख सकते हैं और 3 इंटू 4 का मॉड हम 5 करेंगे तो वो इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 2 इक्वल टू 2 आ गया ना, लेकिन इसको हम कैसे लिखे हैं, 3 इंटू 4। तो 2 और 4, और देखो 3 जो है Z5 में यूनिट है ना, 3 क्या है Z5 में यूनिट है। तो 2 और 4 क्या हो गए, एसोसिएट्स हो गए। सिमिलरली हमने कल पढ़ा था इररिड्यूसिबल। तो इररिड्यूसिबल एलिमेंट किसे कहते थे कि A इक्वल टू बी सी है, तो या तो B यूनिट होगा या फिर C यूनिट होगा। अगर हम कोई एलिमेंट A को B इंटू सी के फॉर्म में लिख रहे हैं तो या तो B यूनिट होना चाहिए या C यूनिट होना चाहिए। और प्राइम के लिए हमने पढ़ा था कि अगर A डिवाइड करता है BC को, अगर A डिवाइड कर रहा है BC को, तो आइदर A डिवाइड करे B को और A डिवाइड करे C को, यानी कि A या तो B को डिवाइड करे या C को डिवाइड करे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो देखो, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या कह रहा है कि एक इंटीग्रल डोमेन है। अ इंटीग्रल डोमेन इज अ यूएफडी। एक इंटीग्रल डोमेन को हम यूएफडी कहेंगे कब, जब एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन डी, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन डी दैट इज नॉट यूनिट, दैट इज नॉट यूनिट, कि हम जो एक एलिमेंट ले रहे हैं वो यूनिट नहीं है, कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल्स इन डी। कि हमने कोई एलिमेंट लिया ए जो यूनिट नहीं है, उसे हम कैसे लिख पा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल्स में, और वो इररिड्यूसिबल कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, डी में। और सेकंड क्या बोल रहा है कि द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अप टू द एसोसिएट्स। जो ए एलिमेंट लिया था उसको हमने कैसे लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल्स में लिखा था, और वो जो फैक्टराइजेशन हुआ था ए का, वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए यूनिक अप टू द associates, unique up to the associate except for the order in which factor occur। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि एक इंटीग्रल डोमेन को हम यूएफडी कब बोलेंगे, डी एक इंटीग्रल डोमेन है तो इसको हम कब कहेंगे, यूएफडी। इसे हम कब कहेंगे, यूएफडी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट प्लस नॉन यूनिट हुई है ना, नॉन यूनिट। ए कैसा चाहिए, नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट, बिलोंग कर रहा है डी से। और हम क्या, और देखो फर्स्ट में क्या बोला था, ए को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल इन डी। तो देखो ए को हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल इन डी। तो मान लो इसका इररिड्यूसिबल P1 E1 P2 E2 सम PRAR है, ठीक है। यहाँ पे P1 P2 PR ये क्या है, इररिड्यूसिबल इन डी। तो ए को हम P1 P2 PR के फॉर्म में लिख दिए, ये क्या है, इक्वल टू ए, और ये सब क्या है, इररिड्यूसिबल्स। क्लियर। सेकेंड वो क्या बोल रहा है कि ये जो फैक्टराइजेशन हुआ, ये जो फैक्टराइजेशन हुआ है, ये क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए अप टू एसोसिएट्स। जैसे एसोसिएट के लिए मैं क्या बोला था कि 2 और 4 इक्वल है ना, तो हम 2 लिखे, अगर मान लो 2 इररिड्यूसिबल है तो हम कहीं पर 2 लिख रहे हैं, 2 इंटू 2 लिख रहे हैं या 4 इंटू 2 लिख रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, अप टू एसोसिएट्स सेम है। तो ये दोनों, ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये क्या कहलाएगा, सेम कहलाएगा, है ना। तो वही बोल रहा है वो कि अप टू एसोसिएट्स जो फैक्टराइजेशन हमने किया है वो यूनिक होना चाहिए। नाम से याद रखो, नाम क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो हम जो इररिड्यूसिबल्स के प्रोडक्ट से फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ए का, वो यूनिक फैक्टराइजेशन होना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, दिस फैक्टराइजेशन into irreducibles is unique up to the associates। यही बोल रहा है ये। जैसे मान लो ए को अगर तुम लिखो Q1 B1 Q2 B2 सम
क्यू एस बी एस, और ये Q1 Q2 एंड Qs क्या है, इरेड्यूसिबल है और वो डी से आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए, फैक्टराइजेशन यूनिक चाहिए, है ना, अप टू द एसोसिएट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, देन ये जो s है, ये जो s है और ये जो r है, इन दोनों को इक्वल होना होगा। देन s इक्वल टू r, यानी कि पी आई ए आई का जो फैक्टर कर रहे थे, पी आई ए आई विल बी एन associates of associate of one and only one QJ BJ। यानी ये जो हमने फैक्टर लिया ना, ये जो फैक्टर हमने लिया P1 P2 PR, और ये जो फैक्टर हमने लिया Q1 Q2 QS, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के एसोसिएट्स हैं। कि S क्या है, इक्वल टू R है, और PI एसोसिएट है किसका, QJ का, और कैसा, वन एंड ओनली वन एसोसिएट है Q एंड J का। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो देखो एग्जाम्पल देखने से पहले ये देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो ये क्या कहता है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर greater than 1 can be retained as a product of primes. This representation is unique up to the order in which the prime occur। क्या बोल रहा है ये, एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, कि हम 1 के अलावा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, 1 के अलावा अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं, है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। और दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक अप टू द ऑर्डर इन विच द प्राइम अकर्स। और ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा उस एलिमेंट का, वो कैसा होगा, यूनिक होगा, कि जितने बार प्राइम आ रहा है उतने ही बार ही प्राइम आएगा। तुम दूसरे तरह से रिप्रेजेंट करना कोशिश करोगे तो वो ऐसा नहीं होगा कि प्राइम के नंबर बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल से देखो, अगर तुम्हें 24 लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब इसे चाहे किसी भी तरह से लिखो, अगर ऐसे ही लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो ये सब क्या है, ये सब यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, ये सब क्या है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये तीनों क्या है, ये सेम है। तो इसमें भी जो प्राइम जितनी बार आ रहा था, इस वाली पॉलिनोमियल में वो प्राइम उतनी ही बार आ रहा है, और इसमें भी वो प्राइम उतनी ही बार आ रहा है। अगर हम जगह चेंज कर दें तो उससे रिप्रेजेंटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, यही बोल रहा है वो, यही बोल रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो अब एग्जांपल देखो, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के लिए हमें लेना है 12। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, है ना। तो इसे हम -2 क्रॉस -2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 एंड -2 क्या थे, एसोसिएट थे, और इंटू 3 लिखेंगे तो ये क्या है, ये एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है, ये सेम है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन अप टू एसोसिएट्स। क्यों, क्योंकि बिकॉज 2 एंड -2 क्या थे, एसोसिएट। सिमिलरली अगर मान लो 15 लिखना हो, ठीक है, तो ये कैसे लिखोगे, 3 इंटू 5, चाहे -3
इंटू -5 लिखो तो ये भी तो 15 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि 3 and -3, 5 and -5 ये क्या है, एसोसिएट्स है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर हम Z11 में देखें, इन Z11 हमें लिखना है 10। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5, ये क्या हो जाएगा, =10। और देखो अगर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7 × 3, ये क्या हो गया, 21 mod 11। 21 mod 11 करोगे तो क्या बनेगा, फिर से 10 मिलेगा ना। तो 7 × 3 ये भी क्या हो गया, 10 हो गया। अब देखो 10 को हमने कैसे लिखा, 2 × 5 एंड 7 × 3, 10। अब देखो इसी में Z11 में देखो, हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम 7 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं, और 7 कैसा है, यूनिट है। तो यहाँ पे देखो 3 and 2 आर एसोसिएट्स। तो हमने क्या दिखाया, 3 और 2 क्या है, एसोसिएट्स हैं, किसमें, Z11 में। नेक्स्ट देखो 5, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 अगर हम लिखें तो 7 क्या है, यूनिट है। तो ये क्या हो जाएगा, 49 mod 11। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। तो यहाँ से क्या आया, 5 and 7 आर एसोसिएट्स, 5 and 7 भी एसोसिएट्स आ गए। तो देखो हमने क्या लिखा था 10 को, 10 = 2 × 5, एंड सेकेंड क्या लिखा था, 7 × 3। और देखो अभी हमने क्या शो किया कि 5 and 7 क्या है, एसोसिएट है। और ऊपर हमने क्या दिखाया, 2 and 3, 2 and 3 एसोसिएट है। तो हम यहाँ पे 7 को 5 और 3 को 2 लिख सकते हैं, और इसको हम 2 × 5 लिख सकते हैं। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन था वो यूनिक था ना, ये क्या आ गया, यूनिक अप टू एसोसिएट। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन जो था 2 × 5 एंड 7 × 3 ये क्या थे, यूनिक अप टू एसोसिएट्स। तो हम जब किसी डोमेन में एक एलिमेंट का यूनिक फैक्टराइजेशन ही कर पाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो यहाँ से देखो इस चीज को हमेशा याद रखना कि फील्ड अगर हम प्रूव करते हैं कि ये जो रिंग है ये फील्ड है, तो अगर वो फील्ड हो गई कोई रिंग तो वो डेफिनेटली पीआईडी होगी। और अगर पीआईडी है तो पीआईडी इंप्लाई करता है यूएफटी को, कि अगर कोई फील्ड पीआईडी हो गई और पीआईडी हो गई तो वो यूएफटी होगी। और अगर हमने प्रूव कर दिया कि वो यूएफडी है तो वो आईडी है, ठीक है। फील्ड पीआईडी होता है, पीआईडी, हर एवरी पीआईडी इज यूएफडी एंड एवरी यूएफडी इज इंटीग्रल डोमेन। क्लियर। नेक्स्ट देखो गॉस थ्योरम। देखो ये क्या कहता है कि लेट R बी एन इंटीग्रल डोमेन, R is a UFT if and only if Rx is a UFT। तो देखो गॉस थ्योरम क्या कहता है कि अगर R मेरा इंटीग्रल डोमेन है तो R UFT कब होगा, जब Rx मेरा UFT हो, या अगर Rx UFT है तो R UFT होगा, ठीक है। देखो एक एग्जांपल कि Z UFT होगा तो कब होगा Z UFT, इफ एंड ओनली इफ ZX is a UFT। क्लियर। नोट देखो Z √3। कल हमने इस पर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, है ना, Z √3 के। तो ये क्या है, ये UFT नहीं है, इज नॉट अ UFT। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने खुद ने देखा था कि 4 को हम क्या लिख रहे थे, 2 × 2। तो 4 का हम एक फैक्टराइजेशन किए 2 × 2, और इसी 4 का हमने एक फैक्टराइजेशन और किया था कि 1 - √3, 1 प्लस रूट। तो देखो इसका क्या फैक्टराइजेशन आ गया, 2 × 2 एंड 1 - √3 × 1 प्लस √3। और ये दोनों क्या है, दो डिफरेंट फैक्टराइजेशन मिल गए ना हमें 4 के। तो ये यूनिक अप टू एसोसिएट्स तो नहीं है। 2
इसका एसोसिएट तो नहीं है ना, तो ये यूनिक अप टू एसोसिएट तो नहीं हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि ये z रूट अंडर -3 UFD नहीं है. क्लियर? इज टू different factorization of 4 in z root under -3 is irreducible, which are not associate. तो हमें दो ऐसे इरेड्यूसिबल्स के प्रोडक्ट्स मिल गए जो यूनिक अप टू एसोसिएट्स नहीं थे, तो ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं है. और एक चीज याद रखना कि फॉर डी लेस देन जीरो, for d less than 0, z root d is a UFD only when d equal to -1 और d equal to -2. कि अगर मेरा d लेस देन 0 है तो z रूट d को हम UFD कब बोलेंगे? जब d -1 या -2 हो. बाकी और किसी के लिए हम UFD नहीं बोलेंगे z रूट d को. ठीक है? नेक्स्ट देखो, e for d लेस देन 0, z ऑफ रूट डी. अगर ये ऐसे डिफाइन है, देखो इसका फंक्शन कैसे डिफाइन था, a प्लस बी रूट डी जैसे. बट अगर ये फंक्शन कुछ ऐसे डिफाइन है कि a प्लस 1 प्लस रूट डी बाय 2. अगर z रूट अंडर कैपिटल डी इस तरह से डिफाइन है कि a प्लस 1 प्लस रूट डी बाय 2 इंटू बी, एंड ए भी बिलोंग कर रहा है किससे? इंटीजर से. देन ये कब यूएफडी होगा? इज यूएफडी इफ एंड ओनली इफ डी क्या हो? -1, -2, -3, -7, -11, -19, -43 एंड -67 एंड -163. ये भी ध्यान में रखना. तो देखो इसमें हमने कैसे डिफाइन किया हुआ था फंक्शन को, मतलब z के एलिमेंट्स कैसे दिख रहे थे? z रूट डी. ये कैसा दिख रहा था? a प्लस बी रूट डी और ए बी बिलोंग्स टू z. इसमें ऐसे एलिमेंट थे ना, और अगर ऐसे फंक्शन डिफाइन है तो उसको हम यू, और d कैसा है? लेस देन 0, तो उसको हम यूएफडी तब कहेंगे जब d की वैल्यू -1 या -2 हो. और अगर हमारा z रूट 2 इस तरह से डिफाइन हो कि a प्लस 1 प्लस रूट डी बाई 2 इंटू बी, जिसमें ए बी जेड से आ रहा हो, तो यहाँ पर d -1, -2, -3, -7, -11, -19, -43, -67 एंड -163 के लिए यूएफडी हो जाएगा. क्लियर? और देखो एग्जांपल यूएफडी का, रिंग गॉसियन इंटीजर, द रिंग ZI, ये भी क्या होता है? रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर. ये भी क्या हो जाता है? ये भी यूएफडी हो जाता है. ठीक है? देखो कैसे, क्यों हो जाता है ये. रिंग ऑफ जेड आई को तुम ऐसे नहीं लिख सकते. जेड आई आइसोमॉर्फिक हो जाता है z रूट अंडर -1 के. और अभी हमने पढ़ा कि d लेस देन 0 हो तो -1 और -2 के लिए यूएफडी हो जाता है. तो i को हम रूट अंडर -1 लिखते हैं, तो d क्या हो गया? -1, तो इसके लिए ये यूएफडी हो जाएगा. नेक्स्ट देखो, यूक्लिडियन डोमेन. तो an integral domain D is a ED, यानी यूक्लिडियन डोमेन, if there is a function called node or valuation.
फंक्शन कैसा है, डी, और डी में से हम क्या, जीरो बाहर निकालते हैं। डी किसको डिनोट करता है, डिस्टेंस को। तो डी सच डेट, डी में से क्या निकाल रहे हैं, डोमेन में से हम जीरो बाहर कर रहे हैं, और इसकी मैपिंग होनी चाहिए z प्लस यूनियन जीरो सच डेट it satisfies the following property। तो देखो क्या प्रॉपर्टी है, हम क्या कह रहे हैं ईडी होने के लिए कि इंटीग्रल डोमेन में हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, उस फंक्शन को हम नॉर्म या वैल्यूएशन कहेंगे कि अगर हम डोमेन में से जीरो माइनस कर दें, यानी जीरो हटा दें, तो वहां से हम मैप ले रहे हैं, डी माइनस जीरो की मैपिंग हम कर रहे हैं z प्लस यूनियन जीरो पे, और ये मैपिंग दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करनी चाहिए। दो प्रॉपर्टी क्या है कि डी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू होना चाहिए डी ऑफ ए बी, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए डी ऑफ ए बी, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ ए इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ ए इंटू बी। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि इफ ए बी बिलोंग कर रहा है डी से, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है डी से और बी क्या है, नॉन जीरो, बी नॉन जीरो, देन देयर एग्जिस्ट क्यू आर बिलोंग्स टू डी। बी नॉन जीरो है तो हमें एक दो एलिमेंट मिलेंगे डी से, क्यू एंड आर, सच डेट क्यू आर क्या है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, क्यू एंड आर बिलोंग्स टू डोमेन सच डेट ए को हम कैसे लिख पाए, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, वेयर आर इक्वल टू जीरो और डी आर इज लेस देन डी ऑफ बी, है ना, कि हमारे पास इफ ए बी कोई एलिमेंट है जो डोमेन से बिलोंग कर रहा है और बी कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो, तो हमारे पास क्यू और आर ऐसे दो एलिमेंट मिलेंगे डी से कि हम ए को लिख पाए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर या तो जीरो होगा या डी आर लेस देन डी ऑफ बी होगा। क्लियर है? तो देखो एक बार और कि क्या बोल रहा है कि हम एक इंटीग्रल डोमेन है, उस इंटीग्रल डोमेन को यूक्लिडियन डोमेन हम कब कहेंगे, इंटीग्रल डोमेन को यूक्लिडियन डोमेन हम कब कहेंगे, जब हम एक फंक्शन, हम अपनी तरफ से एक फंक्शन डिफाइन कर पाए। मेरा फंक्शन कुछ और, आपका फंक्शन कुछ और हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एग्जिस्टेंस की बात है कि वहां पे हमें एक फंक्शन मिलना चाहिए, है ना। तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर पाए डी माइनस जीरो से z प्लस यूनियन जीरो पे, जस्ट देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, समझे कि एक फंक्शन हमें मिलना चाहिए, तो वो फंक्शन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, क्या कि डिस्टेंस ऑफ ए लेस देन होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ ए इंटू बी, और अगर हमें दो एलिमेंट लिया हमने डी से, ए बी बिलोंग्स टू डी और बी नॉन जीरो है, तो हम ए को लिख पाए कैसे, बी क्यू प्लस आर में, और आर क्या हो जाएगा, आर या तो जीरो हो या डी आर लेस देन डी ऑफ बी हो। एक एग्जाम्पल देखो तो शायद समझ में आ जाए कि ये कहना क्या चाहते हैं। एफ को हम ले लेते हैं फील्ड, ठीक है, एफ क्या है, फील्ड, और फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है। तो डी हमारा क्या हो गया, डी को हम ले लिए एफ ऑफ एक्स। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं डी से, डी ऑफ एफ एक्स माइनस जीरो, यही करना था ना हमें, डी माइनस जीरो, तो यहाँ पे डी क्या है, एफ एक्स, तो एफ एक्स माइनस जीरो कहाँ तक, जेड प्लस यूनियन जीरो तक। तो हमें क्या दिखाना था कि डी ऑफ ए शुड लेस देन डी ऑफ ए बी, तो यहाँ हम ऐसे लिखें डी ऑफ एफ एक्स, इसको अगर हम ऐसे डिफाइन कर दें, डी ऑफ ए हमें दिखाना था, डी ऑफ ए को हम क्या पॉलिनोमियल रिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम अगर इस फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर दें कि डी ऑफ एफ एक्स को हम क्या ले लें, डिग्री ऑफ एफ एक्स, कि हम डिग्री के थ्रू एक फंक्शन बना रहे हैं। अगर हम ऐसा डिफाइन कर लें से डी ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल है, डिग्री ऑफ एफ एक्स से, तो हमें क्या चेक करना है कि ये फंक्शन दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। और देखो इस पॉलिनोमियल से हमने क्या किया, जीरो को रिमूव कर दिया, क्योंकि जीरो का जो डिग्री है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री तो हमें नहीं पता होती है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया, जीरो को बाहर कर दिया।
क्लियर? तो हमने अपना फंक्शन डिफाइन कर लिया है डी एफ एक्स से, डी एफ एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या कह रहा था, डी ऑफ ए इज लेस देन डी ऑफ ए बी, डी ऑफ ए बी यही था ना फर्स्ट। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डी ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, डी ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू क्या होता है, डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। यही तो हमने फंक्शन लिया, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स। डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स किसके इक्वल होता है, डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स के। तो हम यहाँ से इंप्लाई कर सकते हैं ना कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ, यानी कि डी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए इंटू बी। और डी ऑफ ए इंटू बी को हम कैसे लिख रहे हैं, डी ऑफ ए इंटू बी को कैसे लिख रहे हैं, डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि डी ऑफ एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स। तो यहाँ से ये क्या आ गया, डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो देखो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब हमें क्या दिखाना है, सेकेंड वाली, है ना। सेकेंड वाली के लिए क्या था कि हम अगर दो एलिमेंट ले ए और बी डी से, तो हमने ले लिया दो एलिमेंट एफ एक्स जी एक्स बिलोंग्स टू डी, और डी क्या था, एफ एक्स जी एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स, ठीक है। और उसमें क्या था हमारे पास कंडीशन कि बी नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भाई कि जी एक्स नॉन जीरो है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, क्यू आर मिलना चाहिए। सो देयर एग्जिस्ट अ क्यू आर बिलोंग्स टू एफ एक्स सच दैट एफ एक्स को हम क्या लिख सके, जी एक्स इंटू क्यू आर प्लस आर एक्स। तो देखो देन देयर एग्जिस्ट क्यू एक्स आर एक्स belongs to fx such that fx equal to gx into qx plus rx। हम लिख सकते हैं ना, किसी भी पॉलिनोमियल को हम gx into qx plus rx के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या कंडीशन थी कि d of rx is less than degree of gx होना चाहिए। तो होगा क्योंकि ये आर एक्स क्या रिमाइंडर है, तो ये हमेशा डिग्री ऑफ जी एक्स से लेस देन ही होगा। तो हम यहाँ से क्या इंप्लाई कर पाएंगे कि अगर एफ फील्ड है तो एफ एक्स पॉलिनोमियल्स का रिंग बनेगा, वो हमेशा क्या होगा, इज अ यूक्लिडियन डोमेन, इज अ यूक्लिडियन डोमेन। सो नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल कि जो भी फील्ड होते हैं हमारे पास, एवरी फील्ड इज अ यूक्लिडियन डोमेन, every field is an ED। सेकेंड देखो Z is an ED। देखो कैसे, हम इसमें अगर फंक्शन डिफाइन करें D Z माइनस जीरो से कहाँ पर जाएगा, Z प्लस यूनियन जीरो। Z माइनस जीरो से कहाँ करना है हमें, Z प्लस यूनियन जीरो एज D ऑफ A। देखो ये क्या है, Z माइनस जीरो को हम कहाँ मैप करवा रहे हैं, पॉजिटिव Z पे ना। पॉजिटिव कब आता है और पॉजिटिव कब आएगा, अगर हम फंक्शन पर मॉडुलस लगा दें तो हमेशा Z की हर वैल्यू पे हमें पॉजिटिव मिलेगा, है ना। तो हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं D ऑफ A इक्वल टू मॉड ऑफ A। ये फंक्शन लेंगे कि Z हमारा यूक्लिडियन डोमेन होगा, ठीक है। तो हमने देखा फील्ड यूक्लिडियन डोमेन होता है, Z यूक्लिडियन डोमेन है। थर्ड एग्जाम्पल देखो, लेट F be a field D fx माइनस जीरो से फंक्शन ले रहे हैं Z प्लस यूनियन जीरो एज D ऑफ F इक्वल टू डिग्री ऑफ fx। यही वाला एग्जांपल हमने सबसे पहले लिया था, तो ये भी क्या आता है, ED। नेक्स्ट देखो फोर्थ कि रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर, ये क्या है, यूक्लिडियन डोमेन। इसके लिए फंक्शन हम ले सकते हैं D ZI माइनस जीरो टू Z प्लस यूनियन जीरो एस
इसके लिए अगर हम ये फंक्शन ले लें डी ऑफ ए प्लस आई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाएगा, सेटिस्फाइज बोथ द प्रॉपर्टीज। आप चेक करके देखना। और फिर हमने सबसे पहले एग्जांपल का क्या कहा था कि एवरी फील्ड इज अ यूक्लिडियन डोमेन, तो एवरी फील्ड एफ इज यूक्लिडियन डोमेन विथ नॉर्म एन एच। अगर हम नॉर्म को 1 ले लें, एन ऑफ ए इक्वल टू 1 ले लें फॉर ऑल नॉन जीरो ए के लिए, और ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एफ से, तो फील्ड हमारा क्या आ जाएगा, यूक्लिडियन डोमेन। देखो इसका प्रूफ, लेट एक ए नॉन जीरो है, हम एक एलिमेंट ले लेते हैं बी, वो भी नॉन जीरो, कहाँ से, एफ से, देन ए बी नॉन जीरो आ गया। अब देखो एन ऑफ ए क्या था, इक्वल टू 1, एंड एन ऑफ ए बी हमें ऐसा मिल जाएगा जो इक्वल टू 1 हो जाए, क्योंकि ये फील्ड है तो फील्ड में इन्वर्स भी होगा, है ना, तो हमें एक ऐसा ए बी मिल जाएगा जो इक्वल टू 1 हो जाए। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं ना कि एन ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एन ऑफ ए बी, ऑल्सो बी इज नॉट इक्वल टू ए, बिलोंग्स टू एफ, बी एफ से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ, अगर बी ये क्या है, फील्ड से आ रहा है ना ये सारे एलिमेंट, अगर बी एफ से बिलोंग कर रहा है तो बी इनवर्स भी एफ में जरूर होगा, तो बी इनवर्स भी एफ में बिलोंग कर रहा है, सो ए को हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी इनवर्स इंटू बी, बी इनवर्स इंटू बी तो आइडेंटिटी हो जाएगा, तो ए इक्वल टू ए हो जाएगा ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए को ए इक्वल टू ए बी इनवर्स बी प्लस 0। तो हमें क्या चाहिए होता है सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए कि Q और R ऐसा मिले कि हम S इंटू क्यू प्लस R में लिख सकें। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, हम यहाँ पे कि T इंटू बी प्लस R में हम इसे लिख पा रहे, इसको मान लो T, T क्या हो गया, ए बी इनवर्स, T मिल गया हमें, और ये भी बिलोंग कर रहा होगा F में, एंड R क्या है, R 0। तो देखो ये हमारी दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, hence F is a ED। क्लियर। नेक्स्ट देखो, लेट F be an integral domain, then following are equivalent। कि अगर F एक इंटीग्रल डोमेन है तो ये सारी प्रॉपर्टीज इक्विवेलेंट हो जाएंगी। देखो क्या कि F इज अ फील्ड, F फील्ड है, सेकेंड F X is a ED, थर्ड F X is PID। तो अगर F मेरा इंटीग्रल डोमेन है तो ये तीनों इक्विवेलेंट है। क्या कि अगर मेरा F फील्ड है तो F ED भी होगा, और अगर ED है तो PID भी होगा, या फील्ड है तो PID होगा। अगर हमें पता लग गया कि FX PID है तो FX फील्ड भी हो जाएगा। क्लियर। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज इक्विवेलेंट है। तो कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर क्या आया कि फील्ड इंप्लाई करता है इंटीग्रल डोमेन को, अगर फील्ड हो गया तो वह इंटीग्रल डोमेन होगा, और इंटीग्रल डोमेन इंप्लाई करता है पीआईडी को, पीआईडी इंप्लाई करता है यूएफटी को, और यूएफटी इंप्लाई करता है इंटीग्रल डोमेन को। कि अगर कोई रिंग फील्ड हो गया तो वो इंटीग्रल डोमेन होगा, पीआईडी होगा, यूएफटी होगा एंड आईडी होगा। अगर इंटीग्रल डोमेन हो गया तो पीआईडी, यूएफटी एंड आईडी होगा। लेकिन देखो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं, अगर कोई आईडी हो गया तो वो इंप्लाई नहीं करता यूएफटी को। जैसे कि जेड
रूट अंडर -3 का एग्जाम्पल हमने देखा था, ये इंटीग्रल डोमेन है बट नॉट यूएफटी। सेकेंडली, अगर कोई रिंग यूएफटी हो गया तो यहाँ से ये इम्प्लीकेशन नहीं जाएगा कि वो पीआईडी होगा। इसके लिए एग्जाम्पल देख लो, जेड एक्स यूएफडी है लेकिन पीआईडी नहीं है, जेड फील्ड नहीं था, यूएफडी बट नॉट पीआईडी। सिमिलरली अगर पीआईडी हो गया तो वहां से हम ये इम्प्लाई नहीं करेंगे कि ये ईडी हो जाएगा, और ईडी हो गया तो यहाँ से हम ये इम्प्लाई नहीं करेंगे कि फिल्ड हो जाए। जैसे कि जेड आई ले लो, ये क्या है, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर, ये इंटीग्रल डोमेन है लेकिन ये फिल्ड नहीं है। अगर कोई भी रिंग पीआईडी हो जाता है तो उसे हम ईडी नहीं कहते हैं। इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग जेड थीटा। ये क्या है, जेड थीटा, ये पीआईडी है, इज अ पीआईडी बट नॉट ईडी। तो देखो ये जेड थीटा क्या होता है, जेड थीटा ये क्या है, ए प्लस बी थीटा जैसे एलिमेंट है इसमें, जहाँ ए और बी जेड से बिलोंग कर रहे हैं, और थीटा की वैल्यू क्या है, 1 + √19/2। तो जेड थीटा पीआईडी है बट ईडी नहीं है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, फील्ड, और ये हो जाएगा यूएफटी, एंड ये क्या आ जाएगा, आईडी। तो देखो ये फील्ड है, तो ये पॉइंट अगर फील्ड है तो ये सब कुछ है। देखो ये वाला सर्कल भी इस पॉइंट को कंटेन किए हुए, ये भी इस पॉइंट को कंटेन किए हुए, ये सब में मतलब जो फील्ड हो गया वो ईडी पीआईडी यूएफडी आईडी सब हो जाएगा। लेकिन मान लो यहाँ पर ये पॉइंट है कोई, ये ईडी का सर्कल है ना, यहाँ पर ये पॉइंट है, तो ये तो इस ग्रीन सर्कल के बाहर है, तो ये तो फील्ड नहीं हुआ। तो हर ईडी फील्ड हो ऐसा जरूरी नहीं होता, हर ईडी फील्ड हो ऐसा जरूरी नहीं होता। सिमिलरली देखोगे कि ये अगर पॉइंट लोगे तो ये क्या है, पीआईडी का सर्कल है ये, तो देखो ये तो इस रेड वाले सर्कल के बाहर है ना, तो ये इस रेड पॉइंट को तो कंटेन नहीं कर रहा, तो यहाँ से ये क्या आ गया कि हर पीआईडी ईडी नहीं होता। सिमिलरली हर यूएफडी पीआईडी नहीं होता और हर आईडी यूएफडी नहीं होता। अगर फील्ड हो गया तो वो ईडी हो जाएगा, ईडी हो जाएगा तो पीआईडी हो जाएगा, पीआईडी हो जाएगा तो यूएफडी हो जाएगा, और यूएफडी हो जाएगा तो आईडी हो जाएगा। लेकिन ये ट्रू नहीं है ना। इसके लिए तुम एग्जांपल देखो, हमने क्या लिया था, रिंग जेड आई रिंग क्या था, ये ईडी था लेकिन ये फील्ड नहीं बना था, है ना। तो जेड आई क्या है, ईडी है बट फील्ड नहीं है। सिमिलरली हमने लिया था जेड थीटा क्या था, पीआईडी था लेकिन यूक्लिडियन डोमेन नहीं बना था। थीटा को हम कैसे डिनोट कर रहे थे, 1 + √19/2। और यहाँ देखो अगर जेड एक्स हमारा यूएफडी था लेकिन पीआईडी नहीं था, क्यों, क्योंकि अगर वो पीआईडी हो जाता तो जेड फील्ड हो जाता, है ना। हम पढ़े ना कि अगर एफ एक्स पीआईडी होता है तो एफ फील्ड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जेड तो फील्ड नहीं है, तो जेड एक्स यूएफडी हुआ था लेकिन जेड एक्स पीआईडी नहीं था। सिमिलरली जेड √3 के लिए हमने क्या पढ़ा था, ये इंटीग्रल डोमेन है लेकिन ये यूएफडी नहीं है। तो हर इंटीग्रल डोमेन यूएफडी नहीं होता, हर यूएफडी पीआईडी नहीं होता, हर पीआईडी ईडी नहीं होता, और हर ईडी फील्ड नहीं होता। लेकिन अगर हमने प्रूव कर दिया कि ये जो रिंग है ये फील्ड है तो ये सब कुछ हो जाएगा, पीआईडी है तो यूएफडी हो जाएगा, यूएफडी है तो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, इज एवरी सबरिंग ऑफ यूएफडी इज
यूएफटी, कि अगर हम यूएफडी का सब रिंग ले तो क्या हर सब रिंग यूएफडी होगा? तो क्या होगा ये? नो। हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल क्या है? Z√-3, ये सब रिंग है, सब रिंग ऑफ C, है ना? ये कॉम्प्लेक्स में आएगा ना, तो ये कॉम्प्लेक्स फील्ड का सब रिंग है Z√3, लेकिन ये यूएफटी नहीं है, बट C इज यूएफटी, क्योंकि C तो फील्ड है, तो C तो सब कुछ हो जाएगा, बट Z√3 इज नॉट यूएफटी। नेक्स्ट देखो, इज एवरी सबरिंग ऑफ PID इज PID, क्या PID का सबरिंग PID होता है? तो देखो इसका आंसर भी क्या है? नो। ZX क्या है? ZX इज सबरिंग ऑफ QX, ZX QX का सबरिंग है, और QX PID है क्योंकि Q फील्ड है, बट QX इज PID, but ZX is not a PID. Similarly देखो, is every subring of ED is ED, तो इसके लिए भी क्या आएगा? नो। सेम एग्जांपल ले सकते हैं कि QX ED है, QX is a ED, but ZX is not ED। और हम ये भी कह सकते हैं कि C is a ED और Z थीटा, ये भी सबरिंग है C का, Z थीटा इज सबरिंग ऑफ C, बट Z थीटा इज नॉट ED, इज नॉट ED। और थीटा की वैल्यू क्या थी? 1+√(-19/2)। ये बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, है ना? अब देखो, ये एक याद रखना कि हम ZI में इररिड्यूसिबल कैसे बताते हैं। द इररिड्यूसिबल इन ZIR, कि ये रिंग है हमारे पास, तो इसमें हम इररिड्यूसिबल कैसे बताएंगे? 1+I ये इररिड्यूसिबल है। सेकेंड देखो, अगर कोई प्राइम इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, प्राइम बिलोंग टू Z, a prime of the form P is congruent to 3 mod 4, कि हमारे पास कोई प्राइम है जो 3 mod 4 के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम उसे बोलेंगे कि वो प्राइम कैसा होगा? इररिड्यूसिबल होगा। थर्ड देखो, इफ P belongs to Z is a prime of the form P congruent to 1 mod 4, this implies P is equal to A square plus B square, then A plus IB, A minus IB, B plus IA, ये सब क्या है? ये इररिड्यूसिबल्स है, आर इररेड्यूसिबल्स। ठीक है, देखो क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि ZI में इररिड्यूसिबल्स कौन कौन से हैं? 1+I इररिड्यूसिबल है। अगर कोई प्राइम इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और हम प्राइम को लिख पा रहे हैं P कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4, तो वो प्राइम ZI में इररिड्यूसिबल होगा। और अगर कोई प्राइम Z से बिलोंग कर रहा है और वो प्राइम है और वो क्या है? P इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, यानी कि P इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के फॉर्म में, तो हम इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स को लिखेंगे 1 प्लस आयोटा बी, 1 माइनस आयोटा बी, बी प्लस आयोटा ए, बी माइनस आयोटा ए, है ना? बी माइनस आयोटा ए। जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर हमें लिखना है 5, मान लो हमारे पास प्राइम है 5, तो हम
5 को कैसे लिख सकते हैं, 1 mod 4, है ना। तो ये लिखा गया 1 mod 4 में। और देखो अगर ये 1 mod 4 में लिखा रहा है तो ये इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें हम इररेड्यूसिबल्स कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा। ये सब क्या है, इररेड्यूसिबल, आर इररेड्यूसिबल्स इन जेड आई। क्लियर। सिमिलरली अगर हम प्राइम लें p इक्वल टू 13, 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 mod 4। तो इसे भी कैसे लिख पाएंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। 13 लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस 4 13 होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो इसमें हम इररेड्यूसिबल्स कैसे लिखेंगे, 3 प्लस 2i, 3 माइनस 2i, 2 प्लस 3 आयोटा एंड 2 माइनस 3 आयोटा। ये सब क्या है, इररेड्यूसिबल, इररेड्यूसिबल इन जेड आई। क्लियर। सिमिलरली लिखो, अगर p इक्वल टू 17 लिखें तो ये क्या, ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ना 1 mod 4। तो ये हो गया 1 mod 4 में। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, 17 को 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 17 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से इररेड्यूसिबल क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4 आयोटा, 1 माइनस 4 आयोटा, 4 प्लस आयोटा, 4 माइनस आयोटा। ये सब क्या हो जाएंगे, इररेड्यूसिबल्स हो जाएंगे जेड आई में। सो नेक्स्ट देखो, R is a CRU imply RX is a CRU। अगर R CRU है तो उसका जो पॉलिनोमियल रिंग होगा वो भी CRU होगा। अगर R इंटीग्रल डोमेन है, R is a integral domain, R is an integral domain, this imply RX is an integral domain, R is a UFD। अगर R UFD है तो यहाँ से पॉलिनोमियल रिंग जो बनेगा वो भी क्या होगा, is a UFD। लेकिन अगर R is a PID और ED, this doesn't imply कि RX is PID और ED। कि अगर R मेरा PID या ED है तो ये हम नहीं कह सकते कि इससे बनने वाला पॉलिनोमियल रिंग भी PID और ED होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लो, Z is a PID but ZX is not a PID, है ना। तो वन लास्ट टाइम ये चेन याद रखना कि अगर फील्ड है तो यूक्लिडियन डोमेन होगा, यूक्लिडियन डोमेन है तो PID होगा, PID है तो UFD होगा एंड UFD है तो इंटीग्रल डोमेन होगा। लेकिन अगर नॉट इंटीग्रल डोमेन इम्प्लाई नॉट UFD, दिस इम्प्लाई नॉट PID, this imply not ED, this imply not filled। कि अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो UFD नहीं होगा, UFD नहीं है तो PID नहीं होगा, PID नहीं है तो ED नहीं होगा और ED नहीं है तो filled नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग का रिंग थ्योरी खत्म हो गया। हम लोग 1-2 लेक्चर फाइनाइट फील्ड पे करेंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।